आज भी जिंदा है। दूसरी स्टोरी है कोमाराम भीम की। आदिवासियों के लिए आज़ादी के संघर्ष में कोमाराम भीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम लोग इनका नाम इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि उन पर लिखे ज़्यादातर ऐतिहासिक लेख तेलुगु भाषा में हैं। उन्होंने 1940 में जल जंगल जमीन का नारा दिया था। इन्होंने जंगल के सभी संसाधनों का हक आदिवासियों को देने के लिए आंदोलन छेड़ा था। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी में जिला आदिलाबाद तेलंगाना में हुआ। ये भी आदिवासी समाज से ही आते थे। उन्होंने कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं की। वो अपने समाज की कठिनाइयों और अनुभवों को देखते हुए बड़े हुए। उस समय जमींदारों और व्यापारियों द्वारा आदिवासियों पर बहुत शोषण किया जाता था और जबरन टैक्स वसूला जाता था। उनके पिता ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उनके परिवार को ही धमकियां आने लगी। एक दिन सिद्दीकी नामक व्यक्ति जमींदार और अपने 10 आदमियों के साथ उसके गांव आया और जबरन टैक्स वसूली के लिए परेशान करने लगा। गांव के लोगों के साथ कोमाराम ने विरोध किया और फिर विरोध जल्द ही संघर्ष में बदल गया और इस लड़ाई में कोमाराम भीम के हाथों सिद्दीकी की मौत हो गई। इस घटना के बाद भीम अपने साथी कोंडल के साथ चंद्रपुर चले गए और वहां एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक बिटोवा ने उनकी मदद की। बिटोवा उस समय निजाम और अंग्रेजों के खिलाफ एक पत्रिका चला रहे थे। बिटोवा के साथ रहकर भीम ने अंग्रेजी, हिंदू और उर्दू सीखी। इसके बाद वो चाय बागान में काम करने असम चले गए। वहां वे 4.5 साल तक काम किया और उन्होंने वहां भी चाय बागान में काम कर रहे मजदूरों के अधिकारों के लिए मालिकों के खिलाफ विरोध भी किया। इस संघर्ष के दौरान वे गिरफ्तार कर लिए गए और 4 दिनों बाद वे जेल से निकलने में कामयाब हुए और मालगाड़ी में सवार होकर वापस चंद्रपुर आ गए। वे सीताराम राजू से बहुत प्रभावित थे। लौटने के बाद उन्होंने आदिवासियों के भविष्य के संघर्ष की योजना बनाई और लोगों को संगठित करना शुरू किया। वे आदिवासियों के टैक्स माफ करने के लिए हैदराबाद के निजाम से मिलने की कोशिश भी करी, लेकिन वे नाकामयाब रहे। उनको निजाम से मिलने की अनुमति नहीं मिली। फिर उन्हें महसूस हुआ कि निजाम के खिलाफ क्रांति ही एक इकलौता समाधान बचा है। उन्होंने 12 गांव के आदिवासी युवाओं को संगठित किया और साथ ही भूमि अधिकारों के संघर्ष के लिए एक गुरिल्ला सेना का गठन भी किया। उन्होंने इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र गोंडवाना राज्य घोषित करने की योजना को प्रस्तावित किया। वे सीताराम राजू से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने वही गुरिल्ला वारफेयर की तकनीक को अपनाया। उन्होंने जब विद्रोह शुरू किया तो निजाम सरकार भयभीत होकर समझौता का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने यह कहकर समझौता को नकार दिया कि यह संघर्ष अब न्याय के लिए है। विरोध के दौरान उन्होंने सरकार को अपने साथियों को छोड़ने की मांग की और सेल्फ रूल की मांग करते हुए निजाम को गोंड छोड़कर निकल जाने को कहा, पर निजाम ने उनकी बातों को नहीं माना और आदिवासियों पर अत्याचार जारी रखा। इसी दौरान भीम ने जल जंगल जमीन का नारा दिया। उसके बाद निजाम सरकार ने भीम को मारने की योजना बनाने लगी। उसने अपने 300 सैनिकों को भीम की खोज करने और मारने के उद्देश्य से जंगलों में भेज दिया, पर निजाम सरकार की सेना उनको पकड़ने में नाकामयाब रही। लेकिन एक दिन भीम के एक साथी को रिश्वत देकर सरकार ने अपना मुखबिर बना लिया। सन 1940 की सुबह में जोरेघाट की महिलाओं ने गांव के आसपास कुछ बंदूकधारी पुलिसकर्मियों को देखा जो कोमाराम भीम की तलाश में आए थे। इनकी जानकारी कोमाराम भीम को मिलने पर वे अपने कुछ साथियों के साथ मुठभेड़ के लिए तैयार हो गए, मगर उनके पास हथियार बहुत कम थे। कई लोग तो बस कुल्हाड़ी और तीर धनुष लेकर ही लड़ाई के लिए तैयार थे। भला बंदूकों के सामने कुल्हाड़ी और तीर धनुष कहाँ टिकने वाले थे। पुलिसकर्मियों ने अपने कुछ दूत भेजकर कोमाराम भीम को आत्मसमर्पण के लिए कहा, मगर उन्होंने मना कर दिया। फिर सिपाहियों ने गोली चलाने का आदेश दिया। कोमाराम भीम और उनके लोग ज्यादा कुछ न कर सके और वे और उनके 15 सैनिक वहीं शहीद हो गए। पूरे आदिवासी समाज में मातम का माहौल फैल गया। लोगों में यह अफवाह फैली थी कि भीम जादुई मंत्रों को जानते हैं। इससे पुलिस वालों को लगा कि वे फिर से जिंदा न हो जाएं, इसलिए मरने के बाद भी पुलिस ने उन पर इतनी गोलियां दागी कि उनका चेहरा पहचानने लायक रहा ही नहीं। उनके और उनके 15 सैनिकों की लाश को परिवार वालों